हेलो बच्चों। इससे पहले आप लोगों को एक थ्योरी पढ़ाई गई थी जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन में या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस तरीके से कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं उसके बारे में सबसे पहली थ्योरी थी, जिसको हम लोगों ने सिडविक्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी से पढ़ा था। बेटा उस थ्योरी में आपको ये बताया गया था कि कौन सा कंपाउंड स्टेबल होगा और कौन सा कंपाउंड लेस स्टेबल होगा। हालांकि वो थ्योरी बहुत ही फ्रूटफुल थ्योरी नहीं थी और बाद में गलत सिद्ध होने लगी जब बहुत ही हैवी लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बनाए जाने लगे। तब उसी क्रम में एक नई थ्योरी आई जिसको हम लोग बोलते हैं वार्नर्स थ्योरी। वार्नर्स थ्योरी क्या थी? जाहिर सी बात है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन के बारे में बात करेगी। इससे पहले आपने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी पढ़ा था। अब यहाँ पर आप दूसरी थ्योरी पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं वार्नर्स थ्योरी। वार्नर्स थ्योरी या वार्नर्स का ये मानना था कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो एक्चुअली बेटा दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। उसमें एक होता है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को वार्नर ने बताया ये वैलेंसी जो होती है वो ऑक्सीडेशन नंबर पर डिपेंड करती है। किसके ऑक्सीडेशन नंबर पर? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के या सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर प्राइमरी वैलेंसी डिपेंड करती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्राइमरी वैलेंसी सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। इस वैलेंसी को हम लोग आयोनाइजेबल वैलेंसी के फॉर्म में भी जानते हैं। ये वहाँ पर वार्नर थ्योरी का एक पॉइंट है कि इन्होंने प्राइमरी वैलेंसी को आयोनाइजेबल वैलेंसी के नाम से भी जाना। ठीक है, जितने भी सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे, उनके जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं उन सेंट्रल एटम के जो प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं वो हर एक कंपाउंड में अलग अलग हो सकती हैं। और प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉटेड लाइन का प्रयोग किया गया, जिसको हम वेज लाइन बोलते हैं। डॉटेड लाइन आप लोगों ने देखा होगा। डॉटेड लाइन का प्रयोग हम प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। ठीक है बेटा, तो फिर से समझिए, वार्नर थ्योरी में आपको ये बताया गया कि किसी भी कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होंगे बेटा, वो सेंट्रल मेटल एटम दो तरीके की वैलेंसी को शो करते हैं। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी को आयोनाइजेबल वैलेंसी भी बोलते हैं और ये वैलेंसी हर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के सेंट्रल मेटल एटम के लिए अलग अलग हो सकती है। दूसरी बात, अगर आप सबसे आसान तरीके से समझना चाहते हैं, शॉर्ट में समझना चाहते हैं, तो अगर आपसे कोई कहता है भाई प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो आप सीधे सीधे आंसर दे सकते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर पर या ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड होती है। या आप ये कह सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ही यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी कहलाता है। ठीक है बेटा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में जो सीक्वेंस आया उसको इन्होंने कहा सेकेंडरी वैलेंसी। अब सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है इसको समझ लिया जाए। वार्नर्स के अकॉर्डिंग या वार्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, उस सेंट्रल मेटल एटम की जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल के ऊपर डिपेंड करती है। सभी लोग ध्यान दें, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। मेटल का मीन्स हमेशा आप इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में ही मानिएगा कि सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो उस कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल एटम की सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। बेटा इससे पहले वाली क्लास में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में जानकारी दी गई है। उम्मीद है आप लोगों ने उस लेक्चर को देखा होगा। ठीक, नहीं देखा तो फिर देख लीजिएगा। दूसरी बात, जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो टोटली डिपेंड होती है लिगेंड्स के ऊपर। जितने लिगेंड्स होंगे उतना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा और जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना ही वो सेकेंडरी वैलेंसी कहलाएगी। ठीक है बेटा, अब बात करेंगे इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा हम लोग लाइन, एक थिक लाइन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर डॉटेड लाइन का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरी बात, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है, ये आयोनाइज नहीं होती है। जबकि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइज हो जाती है। ठीक है बेटा,
इसके बाद में अगला पॉइंट है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसाइडेड बाय सेकेंडरी वैलेंसी। आप आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ पर ये बताया गया है कि सेकेंडरी वैलेंसी ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। इस पॉइंट को आगे एग्जांपल देंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो आपको वार्नर थ्योरी के बारे में बताया गया और ये बताया गया कि वार्नर थ्योरी होती क्या है। तो वार्नर थ्योरी में एक्चुअली ये माना गया है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो सेंट्रल मेटल एटम दो तरह की वैलेंसी रखता है। पहली वैलेंसी होगी प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को आप शॉर्ट में क्या बोलेंगे कि टोटली डिपेंड करती है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर। ये वैलेंसी आयनाइजेबल होती है और इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी वैलेंसी जो होती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, सेंट्रल मेटल एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिया गया आपको क्या होता है। और दूसरा इसको हम एक गाढ़ी लाइन से या मोटी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक पॉइंट आपको बताया गया है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री होती है वो हमेशा सेकेंडरी वैलेंसी से डिसाइड होती है। तो ये तो बेटा पोस्टुलेट थे कि वार्नर थ्योरी के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, उनके कंक्लूजन पॉइंट्स क्या थे। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है COCl3.6NH3। इसका IPC नेम आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बेटा जो कंपाउंड यहाँ पर लिया गया है COCl3.6NH3 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसका IPC नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, आप लोगों को IPC पढ़ाया जा चुका है। इसमें देखिए इसका हम पहला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अगर COCl3.6NH3 इस फॉर्म में हो, CONH3 का होल 6 एंटिटी के बाहर Cl3, तो बेटा इस स्टेज में इसकी प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी 3 और सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी जी, आप लोग गेस करिए। अभी आपको बताया गया है कि सेकेंडरी वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन द लिगेंड्स। तो बेटा यहाँ पर कितने लिगेंड्स हैं, नंबर ऑफ लिगेंड कितने बेटा 6। जाहिर सी बात है सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। और प्राइमरी वैलेंसी के लिए थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा मेरे बच्चे। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बताया गया है, समझाया गया है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट वीडियो लेक्चर जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना बताया गया है, उसकी हेल्प से आप लोग प्राइमरी वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा यहाँ पर देखो ये जो कंपाउंड दिया गया है, इस कंपाउंड में नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने मेरे बच्चे, लिगेंड्स हैं 6, इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। और प्राइमरी वैलेंसी के लिए जैसा हमने बताया ना कि थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताया गया है, अभी भी आपके पास समय है, उसको आप डेवलप कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर कदम पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ईयर में भी आपको पढ़ाया गया है। फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट के हेल्प से ही यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करते हैं। कोई जादू नहीं है, आप लोग आसानी से सीख सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेटा यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो आपको प्राइमरी वैलेंसी 3 मिलेगी। जाहिर सी बात है +3 हमको वहाँ नहीं दिखाना है, हमें 3 दिखाना है। तो इस कंपाउंड के लिए प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई 3 और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई 6। इसका स्ट्रक्चर आप इस तरीके से बना सकते हैं। हम आपको स्ट्रक्चर और आसानी से बनाना सिखा रहे हैं। देखिए इसी का हम दूसरा फॉर्मेट लेते हैं। यहाँ पर देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर देखिए CONH3 का होल 5 Cl और ब्रैकेट के बाहर Cl2। इसका भी IPC नाम आप लिख के दिखाएंगे। जितने भी यहाँ पर कंपाउंड बन रहे हैं सबका IPC नाम लिख के दिखाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, जो कि +3 होगा, लेकिन हमें यहाँ 3 दिखाना है। तो बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्राइमरी वैलेंसी कितनी आ जाएगी 3। वी हैव टू कैलकुलेट द प्राइमरी वैलेंसी। आपको प्राइमरी वैलेंसी कैलकुलेट करनी है, आप कैलकुलेट करिए, और नहीं कर पा रहे हैं तो सीखिए। इसके बावजूद अगर दिक्कत होगी तो एक लेक्चर और बनाएंगे इसके लिए अलग से। तो यहाँ देखो बेटा प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई 3 हो गई। अब सेम एज आएंगे सेकेंडरी वैलेंसी के लिए। अब सेकेंडरी वैलेंसी आप लोग बताओ। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं मेरे बच्चों, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, नंबर ऑफ लिगेंड हैं 6, 5 हैं NH3 के और 1 है Cl का। तो नंबर ऑफ लिगेंड कितने होंगे बेटा 6 हो गए, इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी 6। ठीक है मुन्ना। अब देखो इसको बनाने का तरीका देखिए। यहाँ पर एक शेप बनाएंगे, ये आपको शेप पढ़ाया जा चुका है, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह में पढ़ाया जा चुका है। आप एक यहाँ पर स्क्वायर बना लीजिए। स्क्वायर के कोनों के अंदर आप लिगेंड्स को रखेंगे, ऊपर और नीचे अपोजिट साइड में लिगेंड को सेट कर देंगे।
तो वहाँ पर आपको स्ट्रक्चर ही मिल जाएगा। ठीक है, अब NH3 का 5 लिखना है तो आप NH3 लगाना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 NH3 लगा दिया। उसके बाद में एक NH3 नीचे, आप कहीं भी लगा सकते हैं, एक NH3 नीचे की तरफ लगाएंगे। अब ऊपर की तरफ हमारे पास क्या बचा हुआ, Cl बचा हुआ है। यहाँ ध्यान देना बेटा कि Cl जो है ये प्राइमरी वैलेंसी में भी जा रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी में भी जा रहा है। इसलिए यहाँ पर देखिए Cl को हमने अलग अलग लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, एक प्राइमरी वैलेंसी के लिए Cl है और दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी के लिए Cl है। ठीक, ये देखो यहाँ पर Cl दिखाई पड़ा जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी में पार्टिसिपेट कर रहा है। इस तरह से वास्तव में Cl एक ही है, लेकिन यहाँ पर दो लाइन से या दो कलर से रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि एक प्राइमरी वैलेंसी के लिए Cl है और वही Cl सेकेंडरी वैलेंसी के लिए भी है। यहाँ पर Cl की संख्या आप 4 मत गिन लीजिएगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगी। देखो बेटा 1 2 3, ये Cl जो है 3rd नंबर का जो Cl है वो प्राइमरी वैलेंसी में भी जा रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी में, देखिए ये सेकेंडरी वैलेंसी में Cl आ गया है। ठीक है, तो सेकेंडरी वैलेंसी में भी Cl आ जा रहा है और प्राइमरी वैलेंसी में भी Cl आ जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर Cl को हमने अलग अलग कलर से डिनोट कर दिया है कि बेटा ये Cl एक ही Cl है जो कि प्राइमरी वैलेंसी के लिए भी है और सेकेंडरी वैलेंसी के लिए भी है। तो आपको हालांकि इस तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है, आपको हमने समझाने के लिए बनाया है। आप यहाँ पर Cl लिखेंगे, एक ही Cl लिखेंगे, उसी Cl को आप गाढ़ी लाइन से दिखाएंगे और उसी Cl को आप डॉटेड लाइन से दिखा दीजिए, चाहे अलग अलग कलर से दिखा दीजिएगा, लेकिन Cl आप एक ही लिखिएगा। ये आपको केवल यहाँ पर समझाने के लिए बताया गया है बेटा कि जो Cl है, ये Cl यानी कि क्लोराइड जो है ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज में इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए इसको हमने इस तरह से दिखाया है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के 3rd पार्ट को डिस्कस करते हैं। देखो बेटा 3rd पार्ट में कैसे हो गया, CONH3 का होल 4 Cl2 ब्रैकेट के बाहर Cl, इसका भी IPC नाम आपको लिखना है। अगर आप प्राइमरी वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे तो प्राइमरी वैलेंसी आपको 3 ही मिलेगी, सेकेंडरी वैलेंसी आप लोग बताएंगे। अब तो अगर अंधा बच्चा भी होगा तो भी बता सकता है। देखिए यहाँ पर 4 है और ये 2, कितने हो गए 6, तो यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई 6। ठीक है बेटा, और प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। ये ध्यान रखिएगा, आयनाइजेबल वैलेंसी का मतलब ये नहीं होता है, प्राइमरी वैलेंसी का मतलब ये कतई नहीं होता है कि ब्रैकेट के बाहर जो है उससे मतलब नहीं है। बहुत बच्चे इसको गलत करते हैं, बहुत बच्चे इसको रटने का प्रयास करते हैं, वो चीज़ नहीं बतानी बेटा। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो प्राइमरी वैलेंसी होगा। उसमें आपको अंदर या बाहर नहीं देखना कि बाहर क्या बचा हुआ अंदर क्या बचा हुआ। तो प्राइमरी वैलेंसी आपको हर बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे कैलकुलेट करके देखिएगा 3 ही आएगा। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कैलकुलेट करके बताएंगे। तो यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी 3 आएगी, हर तरीके से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। और सेकेंडरी वैलेंसी आपके सामने ही मौजूद है जो कि 6 है। अब यहाँ पर देखो सेकेंडरी वैलेंसी में 2 क्लोरीन हैं जो कि सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों वैलेंसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक फ्रेश हमने फिगर बनाया है, इस फिगर को आप बना सकते हैं। इसमें देखिए एक डॉटेड लाइन दी गई है और एक थिक लाइन दी गई रेड कलर की। क्लोरीन एक ही लिखा गया बेटा, तो इसका मतलब ये है कि प्राइमरी और सेकेंडरी ये दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ देखो प्राइमरी और सेकेंडरी ये दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पर डॉटेड लाइन और थिक लाइन या वेज लाइन बना दी गई है जो कि इस क्लोरीन एटम के बारे में जानकारी दे रहा है कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह की वैलेंसी में इन्वॉल्व है। और एक Cl है जो प्योरली प्राइमरी वैलेंसी में इन्वॉल्व है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं इसका। ठीक, अब यहाँ पर ये 4th आप कैटेगरी देख रहे हैं, CONH3 का होल Cl3, यहाँ पर भी इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा देख रहे हैं। ठीक, तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसकी भी प्राइमरी वैलेंसी निकालिए, सेकेंडरी वैलेंसी आप निकाल ही रहे हैं। प्राइमरी वैलेंसी निकाल के देखिएगा कितना आता है, उसको आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना है, कैसे आपने निकाला है। कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर बताएंगे आपको। तो ये वार्नर थ्योरी के कुछ पॉस्टुलेट थे और उसके एग्जाम्पल थे बेटा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वैलेंसीज़ को डिसाइड करना। सेकेंडरी वैलेंसी तो आप आराम से निकाल लेंगे, आपको दिखाई पड़ रही होती है। प्राइमरी वैलेंसी के लिए यू हैव टू डू मोर वर्क, आपको काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी। काफ़ी चीज़ें कुछ बच्चे तो कर ले जाते हैं, लेकिन जिन बच्चों ने 11th में भी ध्यान नहीं दिया उनके पास अभी भी समय है, जाग जाएं और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखें। अब यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, इसके लास्ट पॉइंट पे आएंगे। इसका लास्ट पॉइंट है बेटा लिमिटेशन। जाहिर सी बात है ये थ्योरी पूरी तरह से सक्सेस नहीं थी, ये थ्योरी भी फेल हो गई थी। लिमिटेशन क्या है, इसमें कुछ बातें हुई कि हम जो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं
वो सेकेंडरी वैलेंसी से ही क्यों डिसाइड करते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी वार्नर ने नहीं दी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। साथ ही साथ कोई भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो कि होती है इसके बारे में हम आपको आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी नहीं निकाल पाए वार्नर। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में आइसोमेरेस के बारे में आपको बताया गया था फर्स्ट ईयर में, उसके बारे में भी इस थ्योरी से कुछ नहीं पता चल पा रहा था। दूसरा, क्यों कुछ मेटल ही इन्वॉल्व होते हैं इस तरह के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, उसके बारे में वार्नर की थ्योरी कोई जानकारी नहीं दे पा रही थी। तो इन ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ वार्नर की थ्योरी भी पूरी तरह से फेल होती नज़र आई। अब इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए एक नई थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रखी है बच्चा, अगर वहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा तब तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पढ़ने में मज़ा आएगा, और नहीं तो आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, खाली रटना ही है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी फॉर कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इस वीडियो लेक्चर में वार्नर थ्योरी में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू बेटा।